ऑनलाइन वीडियो करके वो, हाँ तब ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पहले पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आखिर में 15-20 मिनट, क्योंकि वैसे भी जो शेड्यूल आ गया वो 21 अप्रैल तक का आया है आपका। 21 अप्रैल तक खत्म करना है पूरा। सब कुछ नहीं, जितना बचा होगा सब कुछ नहीं। अब ये तो आप लोग जानोगे ना कि आपका क्या बचा हुआ है। भाई हमें तो ईएमआई, एसी और ईएमडब्ल्यू इतना पता है आपका 12th में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो चुका है, तो बस इतना पार्ट है। अब पता नहीं भाई 11th भी, 11th क्यों हो गया यार? तुम मतलब कितनी बार पढ़ोगे 11th? एक बार कर रहा है तो हाँ, कोई बात नहीं, जो चालू हो गया तो उसको पढ़ते। हमने क्या बोला था, आखिरी टाइम तक जो भी मिलना जा रहा है आप पढ़ते जाइए बस उसको। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोगों ने इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था, कितना आया था? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए क्या होता है यहाँ पर? ओवरलैप्ड एरिया। जैसे कभी प्लेट्स इस तरीके से दे रखी हो जिसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2, आपसे कहा जाए इसका कैपेसिटेंस बताइए, तो यहां से आप, क्या ये कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा? तो ओवरलैप्ड एरिया क्या हो जाएगा? तो हम इसका जो कैपेसिटेंस लिखेंगे A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इस तरीके के फॉर्मेशन में। और बाकी डी का जो डिस्टेंस हो गया। और अगर मीडियम जो फिल्ड करते हैं, अभी जितनी भी चर्चा होगी वो कंप्लीटली फिल्ड मीडियम की होगी। अगर प्लेट्स के बीच मीडियम कंप्लीटली फिल्ड हो, तभी जो कैपेसिटेंस आता है वो लिखते हैं ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी का। पार्शियल फील्ड का केस वो फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर में लास्ट आर्टिकल है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके से कैसे इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहां पर एक टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जा रही, इसका कैपेसिटेंस बताइए। तो इस पर हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे वही एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मेशन पे देखेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी। अगर दोनों के बीच का फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, यहां पर है प्लस सिग्मा, यहां पर है माइनस सिग्मा। सिग्मा दे रखा हो तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं ना क्यू अपॉन ए के हिसाब से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट वन, इनके बीच का फोर्स। तो भाई ये वाला इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी फील्ड फोर्स जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसका तरीका क्या है? फील्ड जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चार्ज ऑन सेकेंड इनटू फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट। तो सपोज हमने यहाँ पर क्यू का चार्ज लिया हुआ है, E1 का फील्ड इसके थ्रू कितना बन जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर रखेंगे सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा इंटू ए क्या आ जाएगा? सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 ए, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया फोर्स का। तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी, क्या ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है? बोलो भाई। क्या इसी में फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करी जाए तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसका जो डायरेक्शन होता है किस तरफ होता है? सरफेस को परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है। तो ये इसका फोर्स आ गया और प्रेशर आ गया। नेक्स्ट आता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड किस तरीके से आएगी? वैसे तो तीन फॉर्मूले, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c, नहीं, और हाफ क्यू इंटू वी। तो कैपेसिटर पढ़ जरूर रहे हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली? ये हैं क्या? कंडक्टर्स ही हैं। कंडक्टर में किस तरीके से एनर्जी निकालते थे उसी का एक तरीका देखो। जैसे कोई एक अनचार्ज हमारे पास कंडक्टर है, इसको हमें चार्ज करना है। चार्ज करेंगे तो चार्ज इसके सरफेस पर आएगा, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी बढ़ती हुई जा रही। तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? तो उसके लिए ऐसा एज्यूम करो कि इसको हमें चार्ज करना है कैपिटल क्यू तक। एक एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा? इस चार्ज को छोटे छोटे पार्ट्स में ले जाके इसमें डिपॉजिट करेगा। जैसे अनचार्ज था और डीक्यू चार्ज यहां से ले जाके यहां पर रखा जा रहा है इसको, फिर फर्दर डीक्यू ले जा रहे हैं। तो देखो जरा, फर्स्ट वाला डीक्यू ले जाएगा एजेंट तो क्या कुछ वर्क करना पड़ेगा? नहीं।
लेकिन सेकंड वाला जब डी क्यू ले जाएगा तो क्या पहले के रिपल्सन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। और हमने आपको पोटेंशियल बताते समय या पोटेंशियल एनर्जी के टाइम में बताया था कि कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है उसमें जब कभी भी एजेंट उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां पर हमने कुछ एज्यूम किया कि भाई टी इक्वल टू टी पर कोई एक चार्ज आ गया क्यू का, और डी क्यू चार्ज अब ये ले जा रहा है। अब क्यू का चार्ज होगा तो क्या यहाँ का पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ आ जाएगा वी का, और इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ पर ले जाया जा रहा है, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। कितना वर्क करना पड़ेगा इस डी क्यू चार्ज को यहाँ पर रखने पर, कितना हो जाएगा, क्या डी डब्ल्यू का जो वर्क होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, कितना हो जाएगा, अरे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इनिशियल कितना हो गया जीरो, यानी वी, सिंपली ये लिख दिया। पूरा आपको वर्क निकालना है तो क्या इसके लिए v को लिख सकते हैं q अपॉन सी, ये हो जाएगा डी क्यू, कहां से कहां तक चार्ज है इतना, यानी कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, या इसी को लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर हाफ q इंटू वी। ये तीन फॉर्मूले आ गए, इनका यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ गया वर्डन बाय एजेंट। तो क्या इसी को बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अगर पूछा जाए आपसे कितना है तो जितना वर्क किया जाएगा उतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा। पीपीसी या आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करी जाए, एक आइसोलेटेड स्फीयर है आर रेडियस का, आपसे बोला जाए इसकी एनर्जी बताइए कितनी हो जाएगी, तो क्या इसका कैपेसिटेंस हमको मालूम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इस पर चार्ज है कोई क्यू का, तो इससे एसोसिएटेड एनर्जी अगर लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं, यू इक्वल टू क्या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, चार्ज आपको गिवन है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी ये आ जाएगा आपका, बोलो, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, ये हो गया ना के हिसाब, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। और कैपेसिटर की बात आएगी, जैसे उस पर बोला जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी बताइए, तो आप सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी रख देंगे तो उसकी एनर्जी आ जाएगी। एक टर्म और आता है एनर्जी से ही रिलेटेड, एनर्जी डेंसिटी, और वो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कैपेसिटर में इसका प्लेट एरिया आपको दे रखा है ए का और डिस्टेंस डी की दे रखी है, तो कितना वॉल्यूम हो गया इनके बीच का, ए इंटू डी का। तो एनर्जी डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, स्मॉल यू डी, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, कितना एनर्जी है ये हाफ सी वी स्क्वायर, वॉल्यूम कितना हो गया ए इंटू डी, जब सी की वैल्यू आप ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी, ये आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई इसकी मैकेनिज्म। अब बात आती है शेयरिंग ऑफ चार्ज की, किस तरीके से कैपेसिटर कनेक्ट करे जाएं, एक अनचार्ज है चार्ज है, कैसे चार्ज करते हैं, तो उसको आप समझिए। हीट लॉस, एनर्जी चेंज, वर्क डन बाई बैटरी। तो बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें तीनों बातों का यूज होता है, वर्क डन बाई बैटरी निकालिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और हीट लॉस को कैलकुलेट करना रहता है। तो किस तरीके से इसको पूछते हैं एग्जाम में और उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने दो आइसोलेटेड स्फीयर ले लिए, R1 रेडियस है और इस पर चार्ज है Q1 का, कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा C1, और एक दूसरा कंडक्टर है इसका रेडियस है R2, Q2 और C2। इसकी कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, फिर कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, फिर न्यू चार्जेस ऑन ईच स्फीयर फाइंड आउट करते हैं, और एनर्जी चेंज की बात आती है। तो यहाँ पर जैसे आपसे बोला जाए कि स्विच क्लोज करने से पहले ये सिचुएशन है, स्विच क्लोज करने के बाद चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ पर कुछ चार्ज आ जाएगा नया Q1 प्राइम, और यहाँ पर आ जाएगा Q2 प्राइम, और ये कब तक होता जाएगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हमने VCM कॉमन पोटेंशियल यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा नया चार्ज, तो क्या लिख सकते हैं Q1 प्राइम इक्वल टू C1 इंटू VCM। अरे न्यू चार्ज के लिए इसका नया वाला पोटेंशियल इनटू इसका कैपेसिटेंस, वो तो चेंज नहीं होगा, इतना आ जाएगा। Q2 प्राइम कितना हो जाएगा, C2 इंटू VCM। क्या यहां से हमें Q1 प्राइम अपॉन Q2 प्राइम का रेशियो मिल जाएगा C1 बाई C2, या फिर
R1/4πε0 R1 R2 रख के रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या इसी का एक रिजल्ट आया था, R1/R1 प्लस R2 इंटू क्यू टोटल करके फाइंड आउट करते थे? तो ये आ गया आपका न्यू चार्जेस ऑन ईच स्फीयर। अब आपसे कहा जाए भाई कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करिए, कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो VCM कैसे निकालेंगे? VCM इक्वल टू टोटल, V इक्वल टू Q बाई C, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। चार्ज कितना हो गया इसका? Q1 प्लस Q2। क्या वो इनिशियल में और फाइनल में उसका सम तो सेम ही रहेगा? आप चाहे Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम लिखें या फिर Q1 प्लस Q2, और यहां पर कितना आ जाएगा? C1 प्लस C2। क्या इसको लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2? बोलो। तो ये रिजल्ट भी याद रखते हैं, इनका यूज होता है। नेक्स्ट आता है एनर्जी लॉस्ट। अब ये पता है कि भाई चार्ज का ट्रांसफर होगा तो ये वायर हीटअप होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी में लॉसेस आएंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू इनिशियल निकालना है, फाइनल निकालना है और डिफरेंस लेना है। तो जो आपको डिफरेंस आएगा वही हीट लॉस में चला जाएगा। तो यू इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो इनिशियल कितना हो जाएगा? क्या यू इनिशियल की बात करी जाए, बोलो, हाफ या C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर? कोई जरूरी नहीं है, सी अगर वी के क्यू के हिसाब से फाइंड आउट करना हो तो क्यू भी रख सकते हो। फाइनल कितना हो जाएगा? यू फाइनल क्या हाफ C1 VCM स्क्वायर प्लस हाफ C2 VCM स्क्वायर, और डिफरेंस लेंगे तो कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा? अगर इसको देखें तो भाई ऐसे तो पता लगा सकते हैं ना कि कौन सा ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए लॉस कितना होगा तो हम लिखेंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जो कि इनिशियल में ज्यादा है, कनेक्ट करेंगे तो ही आएगा। तो ये कितना सॉल्व करके आता है? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का, बोलो, इसी का रिजल्ट है। VCM की वैल्यू रखेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दो तो ये कहीं ना कहीं दो मासेस हैं, कोलिजन वाले केस पे नहीं आता था लॉस का। तो ये कुछ सिमेट्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी सी चीज है, बट सिमेट्री जहां जहां मैच करती है उस चीज को हमें दिमाग में आना चाहिए। एटलीस्ट कोलिजन वाला भी रिवाइज हो जाए और इसके बारे में भी आ जाए। तो यहां पर इतना आ गया एनर्जी लॉस का। एनर्जी लॉस कब नहीं होगा? एनर्जी लॉस की कंडीशन क्या है? ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये क्या दोनों अगर बराबर हो गए तो क्या एनर्जी लॉस होगा? नहीं होगा। यानी V1 इज नॉट इक्वल टू V2 हो। V1 अगर लिखोगे आप KQ1 अपॉन R1 इज नॉट इक्वल टू KQ2 अपॉन R2, ये लिख सकते हैं हम लोग Q1 R2 इज नॉट इक्वल टू Q2 R1। वो भी पता है कि भाई दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो चार्जेस का फ्लो नहीं होगा। यानी चार्ज का फ्लो कराना है, लॉस हमें लेना है, तो लॉस के लिए क्या होना चाहिए? दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में आना चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल भी था एक इस तरीके का। तो ये तो बात हो गई कि इस तरीके से अगर कैपेसिटर्स फॉर्म करे गए तो क्या क्या बातें हम लोग कर सकते हैं। इन्हीं को रिपीट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस पर। दो अनचार्ज चार्ज लिया, फिर उसको कैसे जोड़ते हैं, किस तरीके से आता है वो देखते जाओ। तो हमने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिए, अलग अलग चार्ज दिया गया इनको। तो ऐसा बोलेंगे कि भाई एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1, इसको V1 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। जब ये फुली चार्ज हो जा रहा है तो बैटरी को रिमूव कर दे रहे हैं। कितना चार्ज आ जाएगा भाई इसमें? प्लस माइनस क्या Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1, फुली चार्ज हो गया, बैटरी हटा दी गई। एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2, इसको हम लोग सेकेंड बैटरी V2 से चार्ज कर रहे हैं और ये फुली चार्ज हो जा रहा है। तो कितना आ जाएगा चार्ज? प्लस माइनस Q2 की वैल्यू C2 इंटू V2, ये चार्ज आ गया। अब इन दोनों कैपेसिटर्स के चार्जेस अलग अलग है, हमें कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन कैसे कर सकते हैं? या तो सिमिलर प्लेट्स आर को ज्वाइन कर दिया जाए या फिर अपोजिट पोलैरिटी के साथ इनको ज्वाइन कर दिया जाए। दो ही तरीके हो सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको सिमिलर या पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट है उनको ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बन के आता है। यहां पर आ गया, यानी ये प्लस, और अगर इसका उल्टा करें तो अपने पास ये प्लस माइनस और ये क्या आ जाएगा? माइनस प्लस। ऐसे अब फिर से वही कहानी,
अभी तक हम लोग उसमें देख रहे थे आइसोलेटेड स्फीयर में कंडक्टर्स के बारे में, अब यही बात आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो क्या फिर से चार्जेस का फ्लो होगा? कल बात करी थी कि सर्किट क्लोज नहीं था, एक आपको क्वेश्चन पूछा था, ये बना हुआ है फिर स्विच है, फिर इस तरीके से चार्जेस का फ्लो होगा कि नहीं होगा। अब जरा इसमें देखो, क्या सर्किट क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है? तो ये जो चार्जेस हैं, अगर यहां पर आपसे पूछा जाता पुराना क्वेश्चन, क्या चार्ज फ्लो होता? बिल्कुल होता, अगर ये पूरी तरीके से क्लोज होता। कब तक? जब तक दोनों के पोटेंशियल ना सेम हो जाते, नया चार्ज भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। बट इस केस पर ऐसा नहीं था। अब देखो जरा इसमें कितना हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल। क्या VCM की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, सिमिलर प्लेट्स ज्वाइन करी गई तो ये कितना आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। और इसमें कितना आ जाएगा? क्या यहीं पर केवल और केवल माइनस रख देंगे? तो ये न्यूमेरिकल आपसे बोलेगा कि सिमिलर प्लेट्स को ज्वाइन किया जा रहा है, अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स को ज्वाइन किया जा रहा है, तो किस तरीके से इस पे सॉल्यूशन करने। क्या ये तो आपको आ गया VCM। अगर पूछा जाए न्यू चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर बताना है, Q1 प्राइम और Q2 प्राइम, क्या करेंगे भाई? हाँ बोलो। ये चार्जेस का कंजर्वेशन है और कुछ नहीं, ये प्लेट्स को ज्वाइन करोगे ना, एक हो गई, तो इस पर चार्ज है प्लस और इस पे माइनस, तो सम क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। यहां पर देखेंगे दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम लोग VCM क्या लिखते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कैसे आ जाएगा उस वाले केस पे Q1 प्लस Q2, इस पे आ जाएगा Q। अगर आपसे न्यू चार्जेस पूछे जा रहे हैं तो न्यू चार्जेस के लिए क्या करेंगे Q1 प्राइम इक्वल टू C1 इंटू VCM और Q2 प्राइम इक्वल टू C2 इंटू VCM। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो क्या इनिशियल में, अब वो तो पता ही है, लेकिन पहले आपको चार्ज मालूम है Q1, बाद में इसका कितना हुआ Q1 प्राइम। तो किसी भी एक कैपेसिटर से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि पहले क्या था बाद में क्या है, कितना चार्ज इसमें मूव किया होगा, ट्रांसफर हुआ होगा, ये कैलकुलेशन। एनर्जी लॉस की बात की जाए तो एनर्जी कितना जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर फर्स्ट वाले केस के लिए, प्लस आ जाएगा, दूसरा अपोजिट पोलैरिटी है तो ये वही आ गया। ठीक है, इसकी जगह में शायद मोमेंटम वाले चैप्टर में वी रेल की बात करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो माइनस, अपोजिट में मूव करते हैं तो क्या लगाते हैं प्लस, तो वही अपोजिट पोलैरिटी का मतलब है प्लस माइनस को ज्वाइन करना। तो ये आ गया आपका पार्ट कि इसमें इस तरीके की बात है। अब जरा देखो, कई सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे ही बात कर लेते हैं। अगर ये अनचार्ज कैपेसिटर होता तो क्या इसको इस तरीके से ज्वाइन करा जाता, भाई अनचार्ज होता, ज्यादा ज्यादा यहाँ पे क्या आ जाता, इसकी वैल्यू 0। अब क्या चार्जेस का फ्लो हुआ होता, कॉमन पोटेंशियल अगर अपने को लिखना होता तो क्या लिखते, VCM इक्वल टू इसका Q1 और इसका कितना है 0 C1 प्लस C2। क्या नया वाला अपने को कॉमन पोटेंशियल मालूम चल गया तो न्यू चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर पता हो जाएगा, अरे चल जाएगा ना। अब अगर इसी क्वेश्चन में, ये तो हो गया एक तरीके का, दूसरा ये बोल देता कि इसको रिमूव किया जा रहा है, फिर इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा रहे हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब दूसरे कैपेसिटर के साथ इन्हीं को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या चीज चेंज हो जाएगी? क्या इसका केवल कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा? तो यहां पर जहां पर C1 लिखा हुआ है वहां पर आप KC रखोगे और फिर से पुराने तरीके से सॉल्व करना है। अब इसको ये भी नहीं भाई कितने क्वेश्चन लगाए, तो जहां ऐसे मिलते जाएं बस उनके सॉल्यूशंस आप सही तरीके से देखते जाओ कि कैसे आ रहा है। बोलो, क्या दोनों में कैपेसिटेंस प्लेट्स फिल कर देंगे तो कोई दिक्कत आ जाएगी? नहीं, इसका भी कैपेसिटेंस ऐसा हो जाएगा, इसका भी ऐसा हो जाएगा। क्या इनिशियल स्टेज में ही अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराएं, अब क्या चेंज हो जाएगा क्वेश्चन या वही रहेगा? चेंज हो जाएगा। इस जगह पर बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर रहे हैं, तो क्या चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी? यहां पर भी चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। तो ध्यान से पढ़ना है कि किस कैपेसिटर में कब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी जा रही है, जिसके बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना आएगा। तो बैटरी लगे हुए अगर हो रहा है और बैटरी हटा के हो रहा है तो वो आपको क्वेश्चन बताएगा खुद। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चंस में यही पैटर्न है, जो इस तरीके के मिलेंगे आपको, करीब 8 से 10 न्यूमेरिकल पूरे 1 2 3 एक्सरसाइज मिला के, तो ये आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। बोलो भाई, आ गई बात समझ में?
चार्ज बढ़ेगा, न्यू चार्ज कितना हो जाएगा KC_V1, KC1V1। और अगर रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो तो चार्ज तो फिक्स ही हो गया ना। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हो तो कैपेसिटेंस बढ़ा, लेकिन सोर्स नहीं है अब चार्ज बढ़ाने वाला, ठीक है ना। अब पूछा जाए आपसे वर्क डन बाई बैटरी कैसे कैलकुलेट किया जाए। जैसे हमारे पास कोई एक एम्प्टी कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C का, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बैटरी से चार्ज करेगी तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क होता है, तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, W बैटरी इक्वल टू चार्ज फ्लोन इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो जितना चार्ज इस टर्मिनल से फ्लो करेगा इसको चार्ज करने के लिए, वो निकालेंगे और उसके बाद हम V से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा देखो, इसमें C है और V का वोल्टेज है। आपसे पूछा जाए इनिशियली ये क्या था, अनचार्ज था, जब इसे चार्ज करेंगे तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी इसके अंदर। पहले तो वर्क की बात करते हैं, कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस Q माइनस Q। क्या Q चार्ज फ्लो किया इसको चार्ज करने के लिए, कितना आ जाएगा QV, और Q को क्या लिख सकते हैं CV, तो यह कितना आ जाएगा CV स्क्वायर। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर Q के चार्ज से कुछ ना कुछ इस पे चार्ज आया है तो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी। क्या हम लोग लिख सकते हैं U स्टोर्ड इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब देखो वर्क कर रहा है बैटरी CV स्क्वायर का, स्टोर्ड कितना हो रहा है हाफ CV स्क्वायर, यानी हाफ पार्ट कहाँ जा रहा है एनर्जी लॉस में। अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो लिख सकते हैं W बैटरी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा H, या इसी को बोलते हैं हीट लॉस। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये आ जाएगा लॉस में। इनिशियल कितना था, 0, अनचार्ज था, और फाइनल कितना आया हाफ CV स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ CV स्क्वायर माइनस 0 प्लस लॉस, ये कितना हो जाएगा CV स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। जितना बैटरी वर्क कर रही है उसका हाफ पार्ट लॉस में जा रहा है और हाफ पार्ट स्टोर में जा रहा है। लेकिन ये स्टेटमेंट कब ट्रू है, जब हमारे पास कैपेसिटर कैसा हो, अनचार्ज हो। अगर यहीं पर चार्ज कैपेसिटर आता है तब हम लोग ये बात नहीं करते। अब इसी को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन हम लोग ले रहे हैं कि क्या डिफरेंस आ जाएगा, कितना क्या आएगा वो देखो। जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर है अनचार्ज, उसको हमने क्या किया, V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। कितना आ गया चार्ज भाई, प्लस Q इधर माइनस Q इधर, Q इक्वल टू CV का चार्ज आया। अब इसी सेल को हमने रिवर्स पोलैरिटी के साथ इसको ज्वाइन कर दिया कैपेसिटर को। अब आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बताइए, हीट लॉस बताइए, चेंज इन एनर्जी बताइए। तो तरीका समझ में आ रहा है, तरीके में कैसे हमें जाना है, वही स्टेप्स हमें कैलकुलेट करनी, चार्ज फ्लोन कितना है, एनर्जी में चेंज कितना है, और लॉस में। तो सबसे पहला ये देखो, अगर V वोल्ट की बैटरी है, रिवर्स पोलैरिटी से ज्वाइन करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में कितना चार्ज बैटरी से फ्लो किया। क्या बैटरी को ये वाला टर्मिनल माइनस बनाना पड़ेगा और ये वाला क्या बनाना पड़ेगा, प्लस। पहले से ही इस पर चार्ज है प्लस CV का, बाद में क्या बनाना है माइनस CV, यानी कितना चार्ज फ्लो किया होगा। क्या 2CV का चार्ज होगा, तो हम लोग बोल देंगे कि यहां से जो चार्ज फ्लो करने वाला है ये आ जाएगा 2CV का, यानी वर्क डन बाई बैटरी आ गया चार्ज फ्लो ऑन 2CV इंटू वोल्टेज 2CV स्क्वायर। एनर्जी में कितना चेंज आया, तो इनिशियल स्टेज पे अगर देखो तो U इनिशियल कितना था हाफ CV स्क्वायर, U फाइनल भी जब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, अरे आएगा ना। क्या चेंज इन एनर्जी 0 हो गया, यानी अगर आपसे कहा जाए कि भाई हीट लॉस कितना हुआ तो हम बोलेंगे वर्क डन बाई बैटरी इक्वल डेल्टा U प्लस लॉस, ये हो गया आपका 0। यानी जितना बैटरी वर्क कर रही है सारा का सारा कहां चला जा रहा है, लॉस में चला जा रहा है, ठीक है। अब इसी में
जरूरी नहीं आपको ऐसा ही न्यूमेरिकल मिले, यहाँ पर V है 2V वोल्ट की बैटरी हो जाए तो कितना चार्ज आ जाएगा 2CV। चार्ज फ्लो कितना हो जाएगा 3CV का। अरे ये बात समझ में आ रही है? 3CV के हिसाब से ये लिखेंगे। क्या U इनिशियल U फाइनल में भी चेंजेस आएंगे? U इनिशियल तो कितना हो जाएगा, देखो जैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। अब बताना है इसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस है। जब इसे कनेक्ट करेंगे तो इसको क्या करना है माइनस, और इसे क्या करना है प्लस का। तो इनिशियली कितना चार्ज था CV का, जब 2V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये होना चाहिए -2CV, और इधर होना चाहिए +2CV। यानी कितना चार्ज फ्लो किया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं भाई, +CV से अगर हमें -2CV लाना है तो क्या पहले आपको इसे जीरो करना पड़ेगा, उसके लिए -CV गया। फिर इसे क्या करना पड़ेगा -2V लेके आना है, यानी 3CV का चार्ज आ गया। बोलो भाई। तो यहां से आपको आ जाएगा W बैटरी इक्वल टू चार्ज फ्लोन 3CV इंटू V की 2V। अरे फाइनल बैटरी जो लगी होगी उसी के जरिए तो पूछ रहे हो, ये तो पहले इनिशियल स्टेज हो गई। काम वर्क कौन कर रहा है, जो प्रेजेंट बैटरी वो कर रही। तो चार्ज फ्लोन इनटू EMF ऑफ सेल या वोल्टेज कितना आ गया 6CV स्क्वायर का ये वर्क आ गया। तो इन क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान रखना कि भाई कैसे देखा जा रहा है। अब देखो जरा U इनिशियल कितना हो गया, क्या ये हाफ CV स्क्वायर होगा। U फाइनल कितना हो जाएगा, क्या अब की बार वोल्टेज लगा हुआ है 2V का, तो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ C इंटू 2V स्क्वायर। अरे 4 2 करके, अब आज कैलकुलेशन कर रहे हो, हम सोच रहे ठीक है रहने दो, तुम लोग अब कैलकुलेशन बताने लगे। तो यहाँ पर W बैटरी हो गई। अब कैलकुलेशन नहीं, हम आराम आराम से चलने दो इसको। देखो आराम से लिखा हुआ है तो अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा तेज लिखने में वो भी जाता है। आज कोशिश भी खाई थी, मतलब कसम भी खाई थी कि थोड़ा आराम से ही बोलेंगे। कितना जाएगा WV इक्वल टू डेल्टा U प्लस, कि डेल्टा U यहाँ से आ गया, ये आ गया। यानी एक पैटर्न अपने को मालूम चल गया कि किस तरीके से इसमें प्रोसीड करते हैं, वर्क डन बाय बैटरी है इसका। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला, स्फेरिकल में थोड़े प्रूफ्स हैं बोर्ड में भी आते हैं तो उसको देख लेते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर में जो फंडा है वो पूरा वही है कि भाई अंदर का रेडियस a है, ये चार्ज कितना है इस पर +Q का। जब इसके पास में एक न्यूट्रल कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो सामने क्या होगा -Q, ऊपर क्या होगा +Q, और अगर इसकी अर्थिंग कर दी जाए तो क्या ये चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट कहलाता है हमारा, ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें जो चार्ज होगा वो कहाँ कहाँ होगा, तो क्या इधर होगा यहाँ पे, और यहाँ पर इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ आ जाएगा, इनके बीच में होगा। यानी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है कि कितना आ जाएगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका, V फाइंड आउट करना है, और V के बाद V/Q करेंगे तो 1/C आ जाएगा। तो इसका पोटेंशियल अगर लिखना हो, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा डेल्टा V। क्या खुद का प्लस सराउंडिंग का दोनों का आएगा, कितना आ जाएगा KQ/A माइनस KQ/B। तो ये आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q। ये आ जाएगा B-A/AB। ये V, इस Q को आप यहां पर ले गए, ये कितना हो गया 1/C। उल्टा किया तो 4πε0 AB/B-A, इसका कैपेसिटेंस आ गया।
अब कैपेसिटेंस हमें मालूम चल गया है, एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है तो वही पुराना तरीका क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या सी वी स्क्वायर, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा हो उस तरीके से देखना है। इसी में ये तो गया आइडियल स्फेरिकल कैपेसिटर जिसमें आउटर सरफेस को अर्थ किया जा रहा है। अगर इनर सरफेस को अर्थ करते हैं तब क्या होगा, किस तरीके से पोटेंशियल निकालते हैं, तो उसके बारे में देखो। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जितना पढ़ा हुआ है सबको केवल एक लाइन में सुपरपोजिशन लगा के आंसर लिखते हैं। कैसे? अगर इनर सरफेस अर्थ होगा तो क्या इनके बीच में तो फील्ड होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या बाहर भी होगा सरफेस के? अरे चार्जेस देखोगे ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ऊपर भी कुछ ना कुछ आएगा, तो फील्ड कहाँ कहाँ है? तो हम बोलेंगे इससे अंदर फील्ड नहीं है, इनके बीच में फील्ड है, बाहर फील्ड है। तो जहां जहां फील्ड है उस चीज को हमें काउंट करना है। तो क्या हम इसको इक्विवेलेंट ऐसा ले सकते हैं कि अगर हमने पुराना वाला कैपेसिटर लिया तो क्या हमें यहां का कैपेसिटेंस पता हो जाएगा जहां पर चार्ज स्टोर है इनके बीच में, प्लस अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर ले लिया बी रेडियस का, तो क्या सरफेस से लेके इंफिनिटी तक का कवर हो रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी आ जाएगा। इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, वो पुराना वाला, अरे हो जाएगा ना। तो नेट कैपेसिटेंस अगर इसका लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन, इन दोनों को जब सम अप करोगे वैल्यूज रख के कॉमन लेके ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर। इसी में अब क्वेश्चन जो फ्रेमिंग करी जाती है वो किस तरीके की है वो देखो। जैसे कंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसमें आपसे ये बोला था कि अगर ये इस तरीके का कैपेसिटर दे रखा है स्फेरिकल, इस पे Q1 इस पे Q2, अगर किसी वायर से जोड़ दिया जाए तो इसका कैपेसिटेंस आपको बताना है। तो आपको बताया गया था कि भाई जब वायर से जोड़ते हैं तो Q1 चार्ज कहां पर चला जाता है, सरफेस पर, और जब सरफेस पर चला जाएगा तो जो फील्ड आपको मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा, केवल यहां से यहां तक मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या उस पर आएंगे तो फॉर्मूले बेस्ड इस तरीके से वैल्यूज रख के फाइंड आउट करे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस कितना होता है भाई। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में एक हो गया ये 4 सिलेंडर, इसको सराउंडेड बाई अनचार्ज हॉलो सिलेंडर इस तरीके से रख दिया जा रहा है। यहां पर प्लस क्यू होगा तो सामने क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, बाहर क्या आ जाएगी, अर्थिंग। इसकी लेंथ हो गई एल की, इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी। तो जो कैपेसिटेंस आता है कितना लिखते हैं, सी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई, बड़े रेडियस में छोटे रेडियस को माइनस करते हैं। पोटेंशियल लिखने का तरीका, इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ई डॉट डी आर करके ए से बी तक इंटीग्रेट करते हैं तभी ये एल एन वाला फैक्टर आता है। कुल मिला के अपने को ये देखना है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, इसको यूज कहाँ करना है। तो 3 तरीके के कैपेसिटर पढ़े। पहला वाला प्रायोरिटी वाइज पूरे चैप्टर में था तो उसका रिजल्ट हमने देखा पूरी तरीके से कि क्या क्या चीजें हो सकती। दूसरे में जो यूज है उसके थोड़े कम है, भाई या तो इनर सरफेस अर्थ होगा या आउटर सरफेस अर्थ होगा या वायर से कनेक्ट होगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, तो इस वजह से उनके तीनों पार्ट वो डिस्कस करें। तीसरे का ना के बराबर का यूज है, क्या है कि जब कभी इनर आउटर रेडियस दे रखी होगी, लेंथ दे रखा होगा, तो आपसे केवल और केवल कैपेसिटेंस पूछेगा तो इसको सिंप्लीफाई करके बात कर सकते हैं कि कितना आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आरसी सर्किट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और उसके बाद आता है क्यू सी ई वी सेक्शन, जिसमें हम लोग ये बोलते हैं कि अगर डायलेक्ट स्लैब इंसर्ट करी जाए, डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। और लास्ट पार्ट है इसका फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अब देखो जरा, अभी तक जो बात करी गई अगर एक तरीके से देखो तो क्या ये कंडक्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल ही कर रहे थे, केवल नाम इसको लगा रहे थे कि हाँ ये कैपेसिटर है, यहाँ पे सी आता जा रहा है, बाकी जो बात कर रहे हैं केवल और केवल वही शेयरिंग ऑफ चार्ज जो पुरानी कहानी थी उसको एक नए तरीके से केवल बोल दिया जा रहा है, हाँ भाई ये कैपेसिटर होगा तो प्लेट्स ऐसे ऐसे जुड़ के आ रही। तो नेक्स्ट आता है आपका आरसी सर्किट, आरसी डीसी सर्किट।
इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। दूसरा, कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करता है जब उस किसी को बैटरी के थ्रू चार्ज किया जा रहा हो, तो किस तरीके से उसका बिहेवियर होता है टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर, या किसी छोटे टाइम इंटरवल के लिए, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड के लिए किस तरीके से चार्ज डिपॉजिट होता है। तो हमारे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है और इसको एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जा रहा है। इसको देखते ही एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा, क्यों? चूंकि बैटरी से कनेक्टेड है। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा कैपेसिटर है और इसको सिंपली एक रेजिस्टेंस से जोड़ा जा रहा है इसके दोनों टर्मिनल्स को, तो इसमें पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस इंस्टेंटेनियसली नहीं होते, एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होते हैं, स्लो प्रोसेस आता है। किस तरीके से, अब देखो जरा, क्या इसमें जो चार्ज का डिपोजिशन होगा वो किस तरीके से होगा, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻t/, टाउ, टाउ को बोलते हैं हम लोग RC। ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। Q क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस चार्ज, अलग अलग टाइम इंस्टेंस पे कितना चार्ज आएगा। और यहाँ पर एक जो टर्म डिफाइन किया जा रहा है, टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग, वो हो गया आपका RC। जैसे बात करते हैं हम लोग कि अपने लिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड छोटे टाइम हो गए और उसके बाद सारी बातें करते हैं 1 आवर्स की, मिनट्स की। यहां पर जब कैपेसिटर में बात करेंगे तो इसके लिए 1 सेकेंड का मतलब नहीं है, क्योंकि 1 सेकेंड से भी छोटा टाइम इंटरवल होगा जिसमें कुछ ना कुछ चार्ज आ रहा होगा। उस टाइम इंटरवल को या उस पर्टिकुलर क्वांटा को क्या बोला जाएगा, इनके लिए टाइम, RC। जैसे C हो गया माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड, इस ऑर्डर का R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड की बात आएगी। तो नैनो सेकेंड तो हमें घड़ी में दिखता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट अलग। यानी हर एक सर्किट का टाइम कांस्टेंट अलग होगा। हम लोग बोलेंगे इनके लिए कैसी क्लॉक होगी, तो ऐसी क्लॉक होगी, एक होगा 1 RC, 2 RC, 3 RC। यानी अपने लिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इनके लिए बोलेंगे 1 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट। अब जरा इसको आप देखो तो ये मालूम है कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। कब तक होता रहेगा, जब तक ये फुली चार्ज ना हो जाए। एक बार ये फुली चार्ज हो जाएगा तो क्या ये अपने थ्रू चार्ज को पास कराएगा, यानी t इक्वल टू जीरो पर अगर बोले तो ये चार्ज को पास करने दे रहा था, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर जब ये स्टेडी स्टेट या फुली चार्ज पर पहुंचा तो ये किस तरीके का बिहेवियर हो गया, इसका ओपन सर्किट का हो गया। वो आप वैल्यूज रख के भी यहाँ देख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं भाई कि t इक्वल टू जीरो पर कैसा है, शॉर्ट सर्किट, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैसा है, ओपन सर्किट ही तरीके बिहेव कर रहा है। अब ये तो हो गई एक्सट्रीम कंडीशन। अब आपसे बोला जाए 1 मिली सेकेंड में बताइए कितना चार्ज होगा, तो अब इसके बारे में तो केवल और केवल अपने को इस इक्वेशन पे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे आपको चार्ज की वैल्यू पता होगी। तो 3 तरीके के क्वेश्चंस हो गए, उसमें से जो लास्ट वाला है स्टेडी स्टेट, वो एक स्पेशल टाइप का हुआ, उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। एक t इक्वल टू जीरो पर करंट फ्लोन की बात आती, कितना करंट जा रहा है, किस ब्रांच पे नहीं जा रहा है, उसकी बातें होंगी। और ये पार्ट आ गया इसका, जैसे आपसे कहा जाए 1 टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज डिपॉजिट हो रहा है कैपेसिटर में, क्या बोलेंगे, क्या RC की वैल्यू यहां सब सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा, क्या Q इक्वल टू 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिटेड इन 1 टाइम कांस्टेंट, 0.63 करके आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे Q नॉट 1 - e⁻⁻1 ये करके, तो 1 टाइम कांस्टेंट में इतना आया। 2 टाइम कांस्टेंट में कितना आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे 100 कूलम का चार्ज इसमें आता है एग्जाम्पल के तौर पे। अब 100 में 1 टाइम कांस्टेंट में कितना आ गया, 63। अगले टाइम कांस्टेंट में रिमेनिंग कितना हुआ, 37। क्या 37 का 63% आया। फिर अगले टाइम कांस्टेंट में आएगी 1 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट में बात करेंगे तो क्या रिमेनिंग का 63। अगर आप देखो तो पहले मोर देन 50% चार्ज तो आपका, मोर देन 60% चार्ज तो 1 टाइम कांस्टेंट में ही आ गया। बाकी का प्रोसेस क्या होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। इसी बात को हम दूसरे हिसाब से समझते हैं कि जब ये कैपेसिटर चार्ज होता जाता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। ये करंट के फ्लो को बोलने के हिसाब से बोल सकते हैं, वैसा एक्चुअल में तो मीनिंग ये है कि इसका पोटेंशियल राइज कर रहा है
और पोटेंशियल क्या बैटरी के टर्मिनल के बराबर हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो इसके मीनिंग है जिस वेव से पूछा जाए उसी हिसाब से आपको बात करनी। यानी चार्जिंग प्रोसेस भी कैसा हो गया, स्लो प्रोसेस हो गया। फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में ज्यादा आ गया, और बाकी जितने टाइम कांस्टेंट है उसमें चार्ज आ तो रहा है, लेकिन उसका जो पोर्शन है, पार्ट है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी ये बोल सकते हैं चार्ज की वैल्यू 0 से मैक्सिमम हो रही है और बाद में स्टेडी, अरे हो जा रहा है ना। तो अगर आपसे बोला जाए ग्राफ बनाइए इसका, कैसे हो जाएगा, तो Q वर्सेस T कैसा होगा, यहां से स्टार्ट हुआ, क्या थोड़ी देर के बाद मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। आपसे पूछा जाए मैक्सिमम चार्ज बताइए कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम चार्ज के लिए तरीका क्या, ये फुली चार्ज हो गया, उसी को हम लोग मैक्सिमम चार्ज बोलेंगे। तो इनके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा इस डायग्राम के लिए, अरे ये ओपन सर्किट तरीके हो गया क्या, इन पॉइंट्स के क्रॉस तो वोल्टेज होगा V का, तो चार्ज कितना आ जाएगा, यानी Q नॉट की वैल्यू लिखी जाए तो लिखेंगे C इंटू V का मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। इतने टाइम में कितना चार्ज आना चाहिए, बाकी आप इसमें रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तीन तरीके की इक्वेशन आप देखो यहाँ पे, एक तो हमने रेडियो एक्टिविटी में देखी, एक LR सर्किट में देखा, और एक ये, मतलब तीनों के सॉल्व करने का तरीका क्या, कितने टाइम में चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम का 1/2 हो जाए, क्या वो हाफ लाइफ हो जाएगा, तो हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला यहाँ पे। अरे डीके कांस्टेंट वहां पर होता था, यहाँ टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे, तो वो सिमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। हमसे बोले भाई सॉल्व करने को, तो हम बोल देंगे हाँ यहाँ पे Q0/2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, दोनों साइड का ln लेंगे तो हमें वैल्यूज पता चल जाएंगी। लेकिन अब कहीं क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि भाई मैक्सिमम चार्ज है 6 कूलम का, आपसे पूछा जा रहा है 3 कूलम चार्ज कब होगा, तो आपको पता चल रहा है हाँ भाई ये हाफ चार्ज की बात कर रहा है, क्यों ना डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, इससे बचें। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता हुआ जाएगा। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई, चार्जिंग प्रोसेस है, स्लो है, इनिशियली तो ज्यादा चार्ज आया, बाद में धीरे धीरे कम होने लगा, टाइम कांस्टेंट क्या मीनिंग है इसका इसके लिए, और यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज कितना, मतलब वन टाइम कांस्टेंट में कितना ये डिपॉजिट होता है। अच्छा चार्ज ऐसे हो रहा है, करंट की बात करी जाए, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, तो वो अलग पार्ट हो गया। अभी जो बात कर रहे हैं चार्जिंग की वो है ये हो गया, बाकी तो क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को ये बोल ही सकते हैं। यहाँ देखो डिस्चार्जिंग में क्या बोलते हैं, Q इक्वल टू Q0 e⁻t/RC। कहां से आया इक्वेशन, Q/C प्लस IR इक्वल टू 0, I को dQ/dt लिखो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके ये आता है, वो पार्ट नहीं है लगा हुआ इसमें, कॉपी में कराया गया ना। तो इस पर अगर बात करी जाए कि ये डीके कितना हो रहा है चार्ज वन टाइम कांस्टेंट में, तो क्या बोलेंगे, अरे टी की वैल्यू क्या रखो RC, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा Q का जो चार्ज होगा ये कितना होगा, 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ये क्या हुआ, कम हुआ, मैक्सिमम का क्या चीज हुई, इसको जरा बताओ आराम से। जैसे 100 कूलम नहीं होगा तो जल्दी कम नहीं, 37% चार्ज क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, रिमेनिंग कितना हुआ 63, अगले टाइम कांस्टेंट में फिर से 37, यानी ये तो और स्लो ही हो गया। पहले वाला तो रिलेटिवली फास्टर हुआ इससे, क्योंकि क्या पहला प्रोसेस में क्या था 63% आ ही जा रहा था, रिमेनिंग पार्ट 37 अगले अगले टाइम कांस्टेंट में आ रहा था। कुल मिला के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी ये स्लो प्रोसेस तो है ही है, इसी वजह से हम लोग इसमें कैलकुलस का यूज कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ भाई टी इक्वल टू वन टाइम कांस्टेंट में इतनी वैल्यू आ जाएगी, उसे क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेट ही करना पड़ रहा है उसके हिसाब से। तो इसमें बताओ जरा, जैसे 100 कूलम का चार्ज है तो वन टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज बचा, यही बात क्लियर करनी है, 37 है या 63 है, क्या ये डिकेड चार्ज है, तो रिमेनिंग कितना हुआ 63, अगली टाइम कांस्टेंट में क्या उसका 63 का 37% कम हो जाएगा। बोलो भाई, तो इसमें फाइनली अगर आप ग्राफिकल अप्रोच से देखो तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, और बाद में इनफाइनाइट टाइम लेगा ये क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बोल देंगे कि चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। कितना हीट लॉस होगा अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चन में, आर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और सी का कैपेसिटेंस है इसका, और इसको चार्ज दिया जा रहा है +Q0 -Q0 का, तो क्या जितना इसमें स्टोर्ड एनर्जी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना ही खत्म होकर 0 होगा, और किस फॉर्म में खत्म होगा, लॉस के फॉर्म में, अरे होगा ना।
तो जैसे हाफ क्यू या क्यू स्क्वायर बाई 2c से एनर्जी हमें पता चल गई, और यहाँ पर कितना एनर्जी लॉस होगा, वही पूरा का पूरा फॉर्म। अरे ये एनर्जी क्या हो जाएगा, चार्ज जीरो हुआ तो पूरी की पूरी एनर्जी गई कहाँ, हीट लॉस में ही तो गई, रेजिस्टेंसेस में। तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें और एक बात आती है कि जैसे 2 ओम का रजिस्टर लगाया गया, फिर 8 ओम का रजिस्टर लगाया गया, बोला गया हीट लॉस किसमें ज्यादा होगा, तो दोनों में सेम होगा क्या, रेजिस्टेंस पे ये डिपेंड करता है, नहीं करता है भाई। एनर्जी स्टोर्ड जो है या चार्ज स्टोर्ड जो है उसे क्या होना है, जीरो होना है। तो जीरो होने के लिए क्या करना है भाई, वही एनर्जी का जो डिफरेंस है कहाँ चला जाएगा, हीट लॉस में चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर इंडिपेंडेंट होता है, इसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, जैसे आपसे बोला जाए कि कुछ t इक्वल टू 0 पर आपको करंट पता लगानी है, हर एक रजिस्टर पर कितनी होगी। t इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट बतानी है कितना होगा हर एक रजिस्टर पर। तो t इक्वल टू 0 पर आपसे बोला था कैपेसिटर किस तरीके का बिहेवियर रखता है, क्या सिंगल वायर की तरीके बिहेव करता है। तो करंट कितना हो जाएगा, R/2R 3R/2, I इक्वल टू कितना हो गया 2V/3R। तो यहां से आ जाएगा 2V/3R, और यहाँ कितना हो जाएगा V/3R, इसका हाफ, और यहाँ आ जाएगा V/3R। क्या करंट मालूम चल गया। अगर आपसे बोला जाए एक्सट्रीम स्टेडी स्टेट पर इसका करंट बताइए, या t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बताइए, तो क्या ये ओपन सर्किट तरीके बिहेव करेगा। तो यहां से जो करंट जाएगा सारा का सारा करंट क्या यहाँ घूम गया, इस पर करंट की वैल्यू जीरो, यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा नया वाला, क्या V/2R आ जाएगा। तो पुराना करंट नया करंट t इक्वल टू 0 बोले, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की बोला जाए, लॉन्ग आफ्टर क्लोजिंग की बोला जाए, या फिर स्टेडी स्टेट बोले, या फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी बोले। तो स्टेडी स्टेट, फुली चार्ज, t इक्वल टू इन्फिनिटी, तीनों के मीनिंग एक है। जस्ट आफ्टर t इक्वल टू 0 इनका तो मतलब आप लोग समझती, फुली चार्ज हो जाए कैपेसिटर, ओपन सर्किट तरीके बिहेव करेगा। फुली चार्ज हो गया यानी अब उस पर क्या होना है, चार्ज का फर्दर फ्लो नहीं होना है, तो ओपन सर्किट हो जाएगा। अब हम लोग यही कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज कैपेसिटर के अंदर डिपॉजिट होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो भाई इसमें हाफ लाइफ वाला भी एक कंसेप्ट है, कितने टाइम में चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम का हाफ हो जाए, तो उसको यूज करते हैं। इसी को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चार्ज स्टोर पूछा जा रहा है, तो ये क्या होगा, चार्ज मैक्सिमम चार्ज, टाइम की बात नहीं हो रही। आपको अपने आप समझना है कि ये t इक्वल टू इन्फिनिटी है या ये फुली चार्ज की बात करी जा रही है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने करंट पे सीखा था, उसी को अप्लाई कर रहे हैं। कुछ भी नया ना तो फॉर्मूला देखना है ना कुछ भी, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ, यानी हमें क्या करना है, इसको हटाकर पॉइंट्स के नाम लिखने A और B। अब अपना एम ये है कि हम इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पॉइंट्स हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट मतलब फाइंड आउट करें किसी भी मेथड से, और बाद में Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C VA माइनस VB। तो यही चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, जब इसे हटाएंगे तो क्या A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखा जा सकता है किसी भी तरीके से, बोलो। आई का करंट यहां से जाएगा, कितना करंट हो जाएगा, क्या वो करंट पूरा का पूरा यहां घूम गया, कितना करंट हुआ, आई इक्वल टू V/3R। इसका तो रोल है नहीं। अब करंट मालूम चल गया जितना पॉसिबल फ्लो हो सकता था। अब यहां हमसे पूछा जा रहा है भाई ए और बी के बीच का वोल्टेज बताइए, तो ए से बी तक चलना है केवीएल लगा के किसी भी रास्ते से।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रास्ते से यहां से मूव करते हुए बी तक पहुंच रहे हैं। क्या लिखेंगे, वी ए, हम लोग इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, क्या माइनस आई इंटू टू आर। यहां पर आए, इस पे तो करंट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा जीरो, क्या ये हो जाएगा वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी टू वी बाई थ्री। आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा, यानी वोल्टेज हमें मालूम चल गया, तो नया चार्ज कितना हो जाएगा, सी वी बाई थ्री। कुछ बात समझ में आई? बात ये नहीं कि क्वेश्चन में क्या चीज करी जा रही है, क्वेश्चन नया तो है लेकिन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल पुराने तरीके का, कि हटाना है, वोल्टेज निकालना है, क्यू इक्वल टू सी वी लगाना है। अब सवाल कैसे भी दे रखे हो। मॉड्यूल दो, एक दो और क्वेश्चन लिखें इस पर। चार्ज स्टोर्ड बताना है भाई, कितना होगा। बताओ, सॉल्व करो इसको फटाफट। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस रेजिस्टेंस के थे वो सारे के सारे वैसे ही हैं, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, फॉर्मूले वही पुराने। पैरेलल में क्या यूज करते हैं, यहाँ पे उल्टा हो जाता है ना रेजिस्टेंस का, वहां पर हम लोग वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू यूज करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू पैरेलल के लिए, और सीरीज के लिए वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। बाकी सिमेट्रिकल, व्हीटस्टोन ब्रिज, कुछ भी हो, सब एग्जैक्टली सेम है। 2 CV कैसे आ जाएगा, अब तो वैल्यूज दे रखी ना, अब ये तो मतलब इस वजह से तो मॉडल का क्वेश्चन लिया था कि कुछ आंसर बताओगे। 10। बहुत बढ़िया, ये अच्छी चीज हुई, मतलब दो आंसर आए तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही है, मतलब। टेन माइक्रो कूलम चार्ज। तो क्या फाइंड आउट कर रहे हो, चार्ज एनर्जी, चार्ज अगर फाइंड आउट हो गया तो एनर्जी तो निकाल ही सकते हैं ना भाई। पोटेंशियल आ गया हाफ सी वी स्क्वायर करके। कितना करंट आ जाएगा, इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, ये कितना हो गया, 2.5, 1 एम्पियर का करंट ये आ गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ। क्या ये पॉइंट्स लिखे हुए ए और बी, अपने को चाहिए ए और बी के बीच का वोल्टेज, तो आप ए से चलना है बी तक घूम के आ जाना है, क्या हो जाएगा वी ए
112 वोल्ट। अरे आ जाएगा ना, इसका जीरो हो गया, लिखेंगे इसको तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 2 वोल्ट। यानी आपको जो Q की वैल्यू आ जाएगी C इंटू वी ए बी, ये कितना 5 to 10 माइक्रोकूलम एनर्जी स्टोर्ड की बात आ रही है, एनर्जी स्टोर्ड भी आ सकता है। अरे आ जाएगा ना। अब इसी तरीके से एक जो न्यूमेरिकल है वो पूछा गया है, उसको देखो। आसान सा है कोई। t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू पूछी जा रही है। अभी बता रहे इसको, थोड़ा लिख तो लें क्या चीजें। 1000 2 वोल्ट। पूछ रहा है इन्होंने कि t इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शंस ऐसे बनाए हुए हैं कि आपको t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी दोनों जगह पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी। t इक्वल टू 0 कितना करंट आ जाएगा? क्या t इक्वल टू 0 पे ये एक सिंगल वायर की तरीके बिहेव करेगा? इसका काम हो गया खत्म। क्या I इक्वल टू वी बाई आर? अरे सॉर्टिंग नहीं लग गई यहाँ पे। तो अब ये पुरानी चीजें इनको भाई लेके ही चलना पड़ेगा, अब इसी वजह से क्वेश्चन आया हुआ है, और तो कोई और क्या होगा ज्यादा ज्यादा। तो इसमें क्या आ गया, ये सॉर्टिंग लग गई, यहाँ पर आ जाएगा आई की वैल्यू v अपॉन 1000 यानी 2 मिली एम्पियर। और अगर लॉन्ग आफ्टर क्लोजिंग की पूछा जाए तो क्या ये ओपन सर्किट तरीके बिहेव करेगा? यानी जो करंट होगा सारा का सारा इस तरीके से फ्लो करेगा। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2 यानी 1 मिली एम्पियर। तो वही अल्टरनेटिव देख के बताने। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि आपके पास एन एन कैपेसिटर हैं, अलग इनका वोल्टेज है, अलग इनका कैपेसिटेंस है। इनको कंबाइन करके एक दूसरा कैपेसिटर फॉर्म करना है जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो। जैसे सेल्स की बात कर रहे थे, एन सेल्स थी, ज्वाइन कर रहे थे, तो एक बड़ा ईएमएफ मिल रहा था और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की तरीके से। तो वैसे ही आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं, इनको कंबाइन करके एक बिगर कैपेसिटर फॉर्म करना है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बोल रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, इनका जो कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरेड का, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 250 वोल्ट। ये बहुत सारे कैपेसिटर ऐसे रखे हुए हैं, इन सभी को बनाना है मिला के। कितना बनाना है, 16 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, और इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाए, 1000 वोल्ट। तो कितने कम से कम कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी इसको बनाने के लिए? तो क्या वोल्टेज दे रखा है, तो वोल्टेज अपने को क्या करके चलना पड़ेगा, फिक्स करके चलना पड़ेगा, बोलो। तो हम लोग सीरीज में कितने ये वाले कैपेसिटर लगा सकते हैं, 4 कैपेसिटर, क्योंकि हर एक के क्रॉस कितना है, 250, यानी ये हो गया 1000 वोल्ट। इनका कैपेसिटेंस कितना निकल के आ जाएगा, 1/8, 1/8, 1/8, 4/8, 2 माइक्रोफैरेड एक रो का कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो गया। हमें चाहिए कितना, 16 माइक्रोफैरेड। तो कितनी नंबर ऑफ रोज यही रिपीट करनी पड़ेगी, बोलो। 8 रोज, यानी एक रो में आ रहे हैं 2, ये कितने 4 कैपेसिटर, तो 8 में कितने आ जाएंगे, 32, बोलो। इसको और किसी तरीके से किया जा सकता है, बोलो। और एक क्वेश्चन आता है किसी तरीके का कि जिसमें फ्रैक्शन में कैपेसिटर आ जाते हैं, जैसे कभी 1 2 3, जब आप सॉल्व करते हैं ना, वोल्टेज आ जाए ये 300, बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नियरेस्ट इंटीजर लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे 3 कैपेसिटर आ रहे हैं ना, तो उसको क्या एज्यूम कर लेंगे, 4, सीरीज में 4, और उसके बाद जो भी कॉम्बिनेशन बनता हुआ जाए। हाँ, दूसरा तरीका और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। हाँ, 300 उसका वोल्टेज है, अपने को 1000 वाला बनाना है।
तो 300 300 300 तीन में आके रुक गए। चौथे में भी फ्रैक्शन में बात आ रही है, वोल्टेज कंप्लीट थोड़ी ना हुआ, तो हम लोग चौथे को लेकर चल लेंगे। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो ये नहीं है कि नहीं तीन को ही लेके और चौथे वाले को छोड़ देना, चौथे वाले को लेके आगे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या एनर्जी मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है नंबर ऑफ कैपेसिटर? जरा देखना आंसर। इनकी जो एनर्जी होगी, हमने माना कि भाई एक कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो गई, हाफ 8 10⁻⁻6 इंटू 250 स्क्वायर इक्वल टू बिगर वाले की हाफ 16 10⁻⁻6 इंटू 1000 स्क्वायर। देखो जरा एन कितना आ रहा है, सही आंसर बताना, नहीं तो सॉल्व करें, उल्टा पुल्टा आंसर नहीं बताना। भाई ये तरीका है, उसमें अपन भी कुछ करने के लिए उसके आगे से ये आपको पता चल गया कि रो में कितने कैपेसिटर आ गए, यही रिपीटिशन आपको क्या करना है, बाकी नंबर ऑफ रोज में कर देना, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पता चल जाएंगे। अप्रोक्सीमेट बोलो 32। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर फिर से बात रुक जाएगी। ये जो ट्रिक है, ट्रिक को क्यों बोलते हैं कि ये ट्रिक ही है, केवल कहीं कहीं लगा कहीं नहीं लगा। अब अगर वो फ्रैक्शन वाली बात आ जाएगी तो क्या ये एप्लीकेबल है? तो इसीलिए जो तरीका है वो कॉमन लेके चलना है, ये कहीं लगा कहीं नहीं लगा तो उसके बारे में नहीं। अब करंट के क्वेश्चंस, इसमें क्या रहा कि इतनी देर पढ़ नहीं, आप लोग पहले पूछोगे ना तो फिर हम ले लेंगे। बोलो भाई 1 से 50 तक तो बोलो ही, कम से कम 10 मिनट में इतने ही हो पाएंगे। कम बोलोगे तो 50 से 100 की तरफ पहुंच जाएंगे हम लोग। कौन सा 93 इकट्ठे बाउंड्री पे? हाँ, ये बहुत ही शुरुआत का मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम एंड 24 20 और 24। अच्छा ये बताओ, जैसे 119 क्वेश्चंस थे, जब सॉल्व करे या देखा, कम से कम 80 तो आ गए होंगे ना भाई? बस और क्या चाहिए, मतलब 20 हम भी बताएंगे वापस से। ये थोड़ी ना होता है कि सारे क्वेश्चन आ जाए, बस इतने आ जाए सफिशियंट है इतना। कौन सा 46? पोटेंशियोमीटर वाले देखिए, लास्ट में जो क्वेश्चंस थे पोटेंशियोमीटर के, उसके लिए देखो जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए ना पेज में या कहीं पर भी इसमें जो मिलेंगे, आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था ना, ईएमएफ को कंपेयर कराना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, किसी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज पता करना, तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल ही हैं जो घूम फिर के मिलते जाएंगे। क्या चेंज होगा? केवल केवल और केवल प्राइमरी सर्किट में चेंज आएगा। हमने आइडियल लेके चला हुआ था, ई नॉट आर नॉट आर एच। क्वेश्चन में आपको हो सकता है आर एच आर नॉट ना मिले, ई नॉट ही केवल मिले, लेकिन सॉल्व करने का भाई। और बताओ भाई 141, बस अब इतने सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, लेंथ बढ़ा रहे हैं। ये क्या होता है, सेगमेंट से बात करते हैं ये वाली। मेरे को जैसा लगा अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ नए तरीके से दिखने शुरू हो गए। ऐसे बनाया गया 1 वायर 2 वायर 3 वायर 4 वायर 5 6 7 करके, ये जो कहने का है मीनिंग, उसी से लेंथ बढ़ा रहे हैं, अगले सेगमेंट पे जा रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7। 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7
व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, क्या हो जाएगा भाई इसमें? तो थ्योरेटिकल, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव, ये क्या बात हुई? वो तो ऐसे भी करंट क्या है, कुछ भी हो तो। एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो। स्पीड है, स्पीड में डिस्टेंस की बात आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जीरो। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, स्क्वायर करेंगे फिर से वो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो गया, तो फिर वो तो नॉन जीरो होगा। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। 20 में अ लेंथ ऑफ अ गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाय 100% ड्यू टू अ कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर। इतना 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 क्या बोले, 19 बताएं। अच्छा इसी को देखो, क्या बोला, चेंज इन रेजिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल की बात हो रही है। वो कितना निकल के आ गया फाइनल वाला, 400। इनिशियल में जब माइनस करोगे तो ये 19 देखो। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट द लेंथ इज 20% मोर देन इनिशियल लेंथ, द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, अब देखो कितना आ गया, क्या 5% से ग्रेटर हो गया? यानी ट्रिक वाला तो काम खत्म हो गया। क्या करना पड़ेगा अपने को, केवल और केवल इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इनिशियल लेंथ अगर एल की है तो फाइनल लेंथ कितना हो गया, एल का 20% इंक्रीज हो गया, एल प्राइम। एरिया इसका ए दे रखा है, ए प्राइम, क्या एरिया इससे निकल आएगा अपने को? तो चेंज क्या बोल रहा है इसमें, तो क्या दिक्कत आ रही है? ये तो अपने को चेंज पता हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, परसेंटेज चेंज आ गया। फिर क्या प्रॉब्लम आई इसमें? मतलब कुछ ऐसा लगा नहीं कि भाई इसमें और कुछ बोले या कुछ और बताएं इस वजह से। 24 देखो। 24 में 24 में कैलकुलेशन की ही बात आएगी, बाकी तो मेरे को नहीं लग रहा है क्या है। देखो टेम्परेचर को और रेजिस्टेंस इतना पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यानी टेम्परेचर को आप क्या करेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं 1 ओम है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 2 ओम एट द टेम्परेचर। ये कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, तो किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओम होगी। तो क्या यहां पे आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 एज्यूम करने के लिए बताया था? इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे, इनसे दोनों से इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 = R0 1 प्लस एल्फा 27। ठीक है, अल्फा को इधर कितना आ जाएगा, 2 = R0 1 प्लस एल्फा टी 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू गिवन है, टी ही तो फाइंड आउट करना है भाई। और टी जब निकालोगे आप सेल्सियस में रखोगे, क्योंकि अल्फा कैसा दे रखा है, पर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो 27 रख के सॉल्व कर लिया, बाद में जो टी आया उसमें 273 ऐड करके आंसर बच गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। 29 में दो रेजिस्टेंसेज हैं, डिफरेंट मटेरियल है, ये शायद कराया था भाई क्लास में। एक रजिस्टर है R1 का, इसका जो दे रखा है अल्फा, दूसरा रजिस्टर है R2 का, इसका दे रखा है माइनस बीटा। बोला है रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन R1 R2 डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। कराया होगा भाई तुम्हारे यहाँ भी ये कोई। इसका रेजिस्टेंस कितना आता था, R1 प्लस R2, लिख ही देते हैं एक्सप्रेशन, क्या आया था, 1 प्लस कुछ यहाँ पर आया था अल्फा R1, कुछ नहीं था, प्लस बीटा R2, याद करो यहाँ पे आया था कुछ R1 प्लस R2 इंटू डेल्टा टी। एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, बट इस तरीके का फॉर्मेट आ रहा था। बोलो सॉल्व करें, कोई वो नहीं है, दोनों की वैल्यूज लिखनी है। क्या डेल्टा टी टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है, तो शायद आया था बीटा बाई अल्फा करके। अरे R1/R2 = बीटा बाई अल्फा, कुछ याद आया भाई? नहीं है, देखो
इसका रेजिस्टेंस R1 प्राइम कितना हो जाएगा, R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसका कितना हो जाएगा R2 प्राइम, R2 1 माइनस बीटा डेल्टा टी। बोल रहे सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्राइम प्लस R2 प्राइम, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। इसको सिंप्लीफाई करो, R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी प्लस R2 माइनस R2 बीटा डेल्टा टी, और ये आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा टी, R1 अल्फा माइनस R2 बीटा। अब इसको आप अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 1 प्लस डेल्टा टी R1 अल्फा माइनस R2 बीटा अपॉन R1 प्लस R2। क्या है, वही आ गया ना। बोला रिजल्टेंट जो आ रहा है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है, वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू 0 रखो तो क्या ये रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। यार इसमें कुछ नहीं है, 41 ही है ना। सॉर्टिंग हो गई पॉइंट पोटेंशियल मेथड से, बोलो। अरे बीच में जो आर आर लगे हुए ये तो गायब हो गए। जब ये गायब हो जाएंगे तो ऊपर वाला इधर गायब, फिर ये गायब, सब गायब। थोड़ी देर में हम लोग भी गायब। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा 46। 46 भी कराया हुआ है। रेजिस्टेंसेस कैसे हुए, पैरेलल में। क्या हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है 9 वोल्ट का आ रहा है, यानी हर एक ब्रांच में जो करंट जा रही है कितनी जा रही है, 9 और 9 1 एम्पियर की करंट। कह रहा है एमीटर से कितना करंट पास होगा, तो ये आ गया आपका एमीटर। यहां के जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं इन सभी का जो सम होगा वही इससे पास करेगा और वही रीडिंग हो जाएगी। उधर वाले रेजिस्टेंसेज का कोई रोल नहीं है। तो इसके इधर कितने हैं 5, यानी 5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 93। 93 में भाई पोटेंशियोमीटर में क्या था, एक स्टेटमेंट था बोलने के लिए रह गया। जो नल पॉइंट होता है, अगर हम लोग किसी वायर को थिक वायर यूज कर लें, रेडियस को अलग कर दें, तो क्या नल पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये मीटर ब्रिज में एक वायर रखा हुआ है, एक वायर लगाया हुआ है, तो नल पॉइंट कहीं हमें मिल रहा है। क्या नल पॉइंट लिखने के लिए R1/R2 इक्वल टू L1/L2 लिखते थे। अब L1/L2 जब लिख रहे हैं तो रो ए कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी अगर क्रॉस सेक्शनल रेडियस अलग कर दें तो क्या कोई चेंज आएगा उस पर, नहीं आएगा। तो उसमें बोला जा रहा है डबल किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यही होगा। कल सेकंड एक्सरसाइज भाई देख लेना इसी तरीके से।